हेलो बच्चों, चलो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो हमने दो टाइप के सॉलिड पढ़ लिए थे, एक अमोर्फस सॉलिड और दूसरा था क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, फिर हमने बोला था कि हमें अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ा था, क्या था कि उसमें ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा था, एक रेगुलर वे में था या फिर वो एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा था। उनको हमने क्या बोला था, ट्रू सॉलिड। कैसे बनते थे, बाय स्लो एंड कंट्रोल्ड कूलिंग ऑफ लिक्विड। वो कैसे थे, एन आइसोट्रॉपिक, मतलब अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करोगे तो प्रॉपर्टीज भी कैसी आ रही थी, डिफरेंट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमारा है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हेडिंग होगी हमारी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ nature of constituent particles, on the basis of nature of constituent particles and force of attraction, on the basis of nature of constituent particles and force of attraction between particles crystalline solids are classified into four categories. Crystalline solid are classified into four categories. समझ में आया। देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनके अंदर कौन कौन से पार्टिकल से मिलके बने हैं, मतलब उनका नेचर कैसा है, किस टाइप के पार्टिकल्स हैं, आयंस हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, किससे मिलके बने हैं। दूसरा चीज़ कि उनके बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस बेसिस पर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने पार्ट डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट में, 4 टाइप हो जाते हैं। तो पहला अगर मैं लिखूँ यहाँ पे, एक मैं टेबल के फॉर्म में बना दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे बता दे रहे हैं। जो टेबल में पहला क्या हो जाएगा, चलो मैं टेबल बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, CS लिख दिया। पहला कॉलम हो जाएगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा हो जाएगा नेचर ऑफ पार्टिकल्स है, नेचर या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लिख दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स क्या होंगे। ठीक है, कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रॉपर्टीज, जो भी सॉलिड है उनकी क्या क्या कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज बता लेंगे, और यहाँ पे लिख देता हूँ उनके एग्जाम्पल। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास, 5 कॉलम हो गए। ठीक है, तो हमने बोला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 4 टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो पहला जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने बोला, मान लो वो हो जाएगा आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक जैसे आपको अगर याद हो तो आयनिक कंपाउंड्स किससे मिलकर बने होते थे, आयन से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे उनके, आयंस क्या हो जाएंगे। आयंस कौन कौन से जाएंगे, कैटायन एंड एनायन। समझ में आया, कैटायन और एनायन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट एटम्स के कैटायन और एनायन। समझ में आया। चलो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता था, आयनिक बॉन्ड, या फिर मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में, या तो मैं बोल सकता हूँ कौन सा होगा, उसी को आप नाम दे दो आयनिक
बॉन्ड या फिर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनकी भी प्रॉपर्टीज की बात करूँ, आयनिक कंपाउंड्स हमारे कैसे थे, आयनिक कंपाउंड बहुत हार्ड थे, ठीक है, वाटर सॉल्युबल थे, सॉलिड फॉर्म में वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे, लेकिन लिक्विड फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में कैसे थे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे। तो आप 2-3 प्रॉपर्टी लिख सकते हो, तो उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, तो मेरे प्रॉपर्टी लो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे soluble in water, conductor of electricity in molten or aqueous state, hard in nature, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल, आप प्रॉपर्टीज आपको पता है आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ठीक है। एग्जाम्पल्स के फॉर्म में जैसे बात करूँ मैं, तो NaCl, CaCl, ठीक है, कई सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो आप, ZnS एटसेट्रा, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो पहला हमने पढ़ा आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है हमारा कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसी को बोलते हैं नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवैलेंट कंपाउंड्स किससे बनते थे, कोवैलेंट कंपाउंड बनते थे एटम्स से, और वो कैसे होते थे, एक मेटल और एक नॉन मेटल्स के बीच में। ये जो हमारे नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता था, कोवैलेंट बॉन्ड, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या बनता था, आयनिक बॉन्ड, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा, एटम्स ऑफ, देखो जैसे अगर बोल सकता हूँ सेम एटम्स भी हो सकते थे, सेम एलिमेंट के और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम हो सकते थे कोवैलेंट बॉन्ड में, जैसे H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम होगा, समझ में आया। HF हाइड्रोजन और फ्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे हो सकता हूँ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता था, कोवैलेंट बॉन्ड, क्लियर है। चलो, अब मैंने बात की नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड कौन से होते थे, नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते थे, जिनमें नेटवर्क बनता था, मतलब कई सारे एटम्स आपस में ज्वाइंट हो जाते। जैसे मैं बोलूँ डायमंड का एग्जांपल आपको, तो कार्बन से जुड़ता चला जाता था, ग्रेफाइट, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते थे, नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड। तो जैसे हम बात करें, ये भी क्या होते हैं हमारे, अगर नेटवर्क कोवैलेंट सॉलिड, तो ये भी कैसे होंगे, हार्ड होंगे, इनका भी क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये जनरली क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कैन नॉट, कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। चलो देखते हैं हम, कैन कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक्सेप्शन के फॉर्म में, एक्सेप्शन जैसे बात करूँ, हमारे क्या होता है, ग्रेफाइट कैसा होता था, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में बोल सकता हूँ ऐसे, डायमंड हो गया, वाटर इनसॉल्युबल ग्रेफाइट हो गया, सिलिका कार्बाइड हो गया, एटसेट्रा। समझ में आया। तो हमारा दूसरा कौन सा हो गया, नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड और कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आया। चलो अब हम आ रहे हैं थर्ड पर, तो थर्ड यहीं पे लिख देता हूँ। थर्ड जो होगा हमारा, मैं बोल सकता हूँ मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड।
ये सभी के सभी कुछ क्या बेस है जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे बॉन्ड्स। हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था तो आयनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था तो कोवेलेंट कंपाउंड्स, मेटालिक बॉन्ड पढ़ा था तो मेटालिक कंपाउंड्स। मेटालिक बॉन्ड में क्या होते थे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, जो भी मेटल्स होते थे उनके एलिमेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता था, कौन सा, मेटालिक बॉन्ड। तुम बोल सकते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसके बीच में बनता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते थे, मेटालिक बॉन्ड, क्या बोलते थे, मेटालिक बॉन्ड। अब जो मेटालिक सॉलिड होते थे उनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था, हाई होता था। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते थे, वाटर इनसॉल्युबल होते थे। समझ में आया। अब हार्ड है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो जैसे बोल सकता हूँ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेम ही पॉइंट है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इनसॉल्युबल, एटसेट्रा। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में बात करूं, आयरन, कॉपर, जिंक, लिथियम, सोडियम एटसेट्रा। समझ में आया। चलो, तो हमारा हो गया तीसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमारा है फोर्थ पर। जो हमारा फोर्थ क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब इसमें जो पार्टिकल्स आएंगे वो क्या होंगे, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स। जैसे अब जो हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते थे। और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड था हमारे, हमने देखो आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा था। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही टाइप बता दिया था। तो दो टाइप के बॉन्ड हो गए, एक हो गया आयनिक बॉन्ड, एक हो गया कोवेलेंट बॉन्ड, और एक था हमारा मेटालिक बॉन्ड। तो तीन तो हमारे ये बॉन्ड हो गए थे जो एटम्स के बीच में बन रहे थे, ठीक है। दूसरा हमने बताया था दूसरे टाइप के बॉन्ड्स कौन से थे, सेकेंडरी बॉन्ड, जो हमारे किसके बीच में बनते थे, मॉलिक्यूल्स के बीच में। उसमें कौन कौन से थे, एक तो था हमारा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड वही है। तो यहाँ पे हो सकता हूँ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, या फिर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये भी जैसे हमने बात की जो आइस वगैरह तो वो भी हमारे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकता हूँ इतने ज़्यादा तो मतलब जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले बॉन्ड वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। तो मैं बोल सकता हूँ लो, क्योंकि हमारे वीक टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया। कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट इन नेचर। अब जैसे बात करूँ यहाँ पे ये कंडक्टर होंगे या नहीं होंगे, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि पोलर है या फिर नॉन पोलर है। तो मैं बोल सकता हूँ पोलर वाले कैसे हो जाएंगे, कंडक्टर, और नॉन पोलर कैसे होंगे, नॉन पोलर कैसे हो जाएंगे, बैड कंडक्टर। समझ में आया।
जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन पोलर कैसे होते हैं, वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल्स के फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में जैसे मैं बोल सकता हूं आइस, आइस S8P4 एटसेट्रा। क्लियर है। चलो, तो अभी हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, हमने केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट था, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था हमने। वहाँ पे वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमने बोला था 2 टाइप का होगा, याद है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैंने बोला था 5 टाइप का होगा, याद है, कौन कौन सा था, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, और कौन सा था, इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आया। ये हमने पहले ही पढ़ लिया बेटा, 11th क्लास में पढ़ा था। तो आप 11th का अगर चैप्टर सॉलिड केमिकल बॉन्डिंग आप रिवाइज कर लोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये हमारा थ्योरेटिकली पोर्शन है अभी तो। चलो, अब हम आ रहे हैं अपने चैप्टर के इम्पोर्टेंट, मतलब हम चैप्टर में इंटर कर रहे हैं, तो हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम आ रहे हैं, हेडिंग होगी हमारी जनरल टर्म्स, जनरल टर्म्स related to crystalline solid, related to crystalline solid। अब ध्यान दो, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसमें हमें जो जो चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे मान लो चैप्टर में हम कुछ पॉइंट पढ़, उसके बारे में कुछ जनरल टर्म्स का आइडिया होना चाहिए कि इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम यहाँ पे जनरल टर्म्स पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर हमारा कैसा है, इमेजिनेशन बेस्ड है, मतलब आपका 3D व्यू अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको इमेजिनेशन अच्छा आना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब भी इस चैप्टर को जब भी आप लेक्चर देख रहे हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, आप लेक्चर को ध्यान से देखना। अगर आपका ध्यान इधर उधर गया इस चैप्टर में स्पेशली, तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। क्लियर है। और एक बार अगर समझ में आ गया तो आप भूलने वाले कभी नहीं हो। चलो हम बात करते हैं जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन। कौन कौन से जनरल टर्म्स हैं, तो पहला अगर मैं बोलूँ, पहला टर्म है हमारा स्पेस लैटिस। क्या है, स्पेस लैटिस, पहला जनरल टर्म है स्पेस लैटिस। चलो, स्पेस लैटिस क्या होता है, तो देखो हम बात कर रहे हैं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट था वो एक किसको कर रहा था, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा था। और जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड कैसे होते हैं, 2D या फिर 3D, 3 डायमेंशनल होते हैं सॉलिड। जैसे ये क्या है, 2D है तो फिर 3D, ये 3 डायमेंशनल है। समझ में आया। तो मैं बात कर रहा कि जो हमारा स्पेस लैटिस है वो क्या है, कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स का, जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनका अरेंजमेंट कैसा होगा, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। और किस में कर रहा होगा, 3D में। समझ में आया। तो अगर मैं बोलूँ कि स्पेस में, जैसे मान लो ये खुला आसमान है, स्पेस है, स्पेस में अगर मैं कुछ रेगुलर पॉइंट्स डिफाइन कर दूँ, स्पेस में कुछ रेगुलर पॉइंट्स डिफाइन कर दूँ, और उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, लैटिस और स्पेस लैटिस। जैसे मान लो, मतलब स्पेस का मतलब 3D में, जैसे मान लो एक पॉइंट मैंने ये डिफाइन किया, एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट ए, इन दोनों के बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, चौथा पॉइंट यहाँ पे आ गया, पांचवा पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके जस्ट इसके नीचे इधर, इसके नीचे इधर, इसके नीचे इधर। तो क्या है, एक रेगुलर पैटर्न को अगर पॉइंट्स को मैं अरेंज कर दूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में भी समझा रहा हूँ, जैसे एक पॉइंट मैंने ये डिफाइन कर दिया, दूसरा पॉइंट ये डिफाइन कर दिया, तीसरा पॉइंट ये डिफाइन कर दिया, चौथा पॉइंट ये डिफाइन कर दिया। अब जैसे बोर्ड है तो 2D बना पा रहा हूँ, 3D नहीं है, आप समझ लेना, आगे पीछे सब जगह है ऐसे मतलब। ठीक है, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है।
ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, ये जो हमने बनाया यहाँ पे क्या है, स्पेस में जो हमारे पॉइंट्स हैं, मैंने क्या कर दिया, रेगुलर वे में पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। समझ में आया? स्पेस में अगर मैंने किसको, पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया, और कैसे, रेगुलर वे में, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, हर एक पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। और हर लैटिस पॉइंट के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होगा, हर लैटिस पॉइंट के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होगा वो कैसा होगा, सिमिलर होगा या सेम होगा। देखो ध्यान से, चलो जैसे अगर मान लो मैंने इस वाले को देखा, तो ध्यान दो आप, ये वाला जो पॉइंट है, इसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट देखो, हर किसी के चारों तरफ का इन्वायरमेंट देखो, इसके एक इधर, दो इधर, 30, ठीक है, हर जगह एटम्स है। इसको देखता तो इसके भी चारों तरफ क्या है, एटम्स है। लेकिन ध्यान दो बेटा, अब ये मत सोचना सर इसके नीचे नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ उसका कुछ पार्ट बनाया, कोई सॉलिड है, उसका कोई छोटा सा टुकड़ा लेके बनाया है। ये इस साइड नीचे भी होंगे, इस साइड भी होंगे, ऊपर भी होंगे, इस साइड भी, आगे पीछे सब साइड पॉइंट्स हैं, ठीक है। 3D की बात कर रहे हैं, समझ में आया, क्लियर है? तो इस पॉइंट को हम, जैसे ये वाला भी पॉइंट्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, सभी को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। और इनके चार तरफ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, सेम होता है। समझ में आया? तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो स्पेस लैटिस की, रेगुलर 3D अरेंजमेंट, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस is known as space lattice. Regular 3D arrangement of points in space is known as space lattice. And each point of space lattice is known as lattice point. And each point of space lattice is known as lattice point. And each lattice point should have same environment, and each lattice point should have same environment in the entire lattice, and each lattice point should have same environment in the entire lattice. जैसे हमारा जो भी, जैसे कोई भी सॉलिड है, उसके हर एक लैटिस पॉइंट के चारों तरफ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? लैटिस, स्पेस लैटिस समझ में आया? चलो दूसरा हमारा जो टर्म है वो है क्रिस्टलाइन लैटिस, या क्रिस्टल लैटिस बोल सकता हूँ मैं। सेकेंड हमारा जो जनरल टर्म है वो है क्रिस्टल लैटिस। क्या है? क्रिस्टल लैटिस। चलो अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ध्यान दो। जो हमने 3D में रेगुलर पॉइंट्स को डिफाइन किया है, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस। अब इन्हीं पॉइंट्स पर, स्पेस लैटिस के पॉइंट्स पर अगर मैं कोई एटम या फिर कोई आयन या फिर कोई मॉलिक्यूल रख दूं, समझ में आया? अगर मैं स्पेस लैटिस की जो पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए स्पेस लैटिस में, उन पॉइंट्स पर, मतलब मैं लैटिस पॉइंट्स, इन लैटिस पॉइंट्स पर मैं एटम या फिर आयन या फिर मॉलिक्यूल्स रख दूं, या फिर मतलब इनको पॉइंट्स को उनसे रिप्लेस कर दूं, तो वहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा हमारा, क्रिस्टल लैटिस। समझ में आया? वहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, क्रिस्टल लैटिस। तो अगर मैं बोलूँ डेफिनेशन की बात, तो लिखो आप, when all the lattice points of space lattice, when all the lattice point of space lattice, when the all lattice point of the space lattice are replaced by atoms, oblique molecules, oblique ions,
आर रिप्लेस्ड बाई एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आयंस, then crystal lattice is obtained. चलो, मैंने क्या बोला, जितने भी हमें पॉइंट्स दिख रहे हैं इन पॉइंट्स को हटाऊं और इसकी जगह पे क्या रख दूं, मैं क्या रख दूं, या तो एटम या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। जब इन पे रख दूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अब हम स्पेस लैटिस ना बोल के अब हम उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। जैसे ये वाला पॉइंट था इसको मैंने हटाया, इसकी जगह मान लो मैंने Na+ रख दिया मान लो, ठीक है। इस पॉइंट को हटाया, इसकी जगह मान लो मैंने Cl- रख दिया, ठीक है। इस पॉइंट को हटाया, इसकी जगह वापस Na+ रख दिया, इस पॉइंट को हटाया, यहाँ पे क्या रख दिया, फिर से Cl- रख दिया। तो ऐसे मैं करता जा रहा हूँ, यहाँ भी Cl-, Cl-, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो, जितने भी लैटिस पॉइंट थे हमने उनकी जगह क्या रख दिया, आयंस रख दिए, कौन से, Na+ एंड Cl-। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हमारा क्या बन जाएगा, आयनिक क्रिस्टल लैटिस, आयनिक क्रिस्टल लैटिस ऑफ, या क्रिस्टल लैटिस ऑफ किसका है, NaCl। NaCl का ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस। तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या हमारा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो हमारा ये क्या है, ये है हमारा क्रिस्टल लैटिस ऑफ, क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड का क्या है, क्रिस्टल लैटिस। समझ में आया, क्लियर है। और आपको यहाँ से दिख भी रहा, देखो हमने बोला था NaCl में जो सोडियम होगा वो कितने एटम से गिरा हुआ, मतलब उसके पास कितने Cl- होंगे, 6, 1 2 3 4, जैसे इस वाले की बात कर रहा हूँ तो 4 तो आपको ये दिख रहा है, एक आगे होगा और एक पीछे भी होगा। समझ में आया, एक आगे भी होगा और एक पीछे भी होगा, क्योंकि मैंने बोला कौन सा है, मैं तो बोर्ड पे बना रहा हूँ ये कौन सा है, 2D, लेकिन मैंने क्या बोला, ये हमारा होता क्या है 3D, मतलब आगे भी होगा और पीछे भी होगा। क्लियर हुआ। तो अभी हमने पढ़ लिया स्पेस लैटिस क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है। थर्ड जो हमारा टर्म होगा दैट इज यूनिट सेल। थर्ड टर्म क्या है, यूनिट सेल। तो थर्ड हेडिंग डालो आप, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या होती है, इसका मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कभी आपको चलो ठीक है यहाँ समझना, जैसे मान लो कभी आपको फीवर आया, ठीक है, आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। समझना ध्यान से, जैसे मान लो कभी आपको फीवर आया बहुत जोर से, तो आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मलेरिया है, डेंगू है, क्या है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, पहले ब्लड टेस्ट करते हैं। ठीक है, आप गए, आपने ब्लड सैंपल दिया, तो जब आप ब्लड सैंपल देते हो तो क्या आप वैसे क्या वो आपका पूरा ब्लड निकाल लेता है? डॉक्टर जो है ब्लड जब सैंपल जब लेता है तो क्या पूरा ब्लड निकालता है? नहीं ना, वो क्या कहता है, थोड़े से अमाउंट में ब्लड निकालता है। अब वो क्या किया, उस ब्लड को जो उसने निकाला, जितने ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, समझ में आया, जितने ब्लड से उसका काम चल सकता था, ब्लड का टेस्ट कर सकता था, उतना ब्लड उसने निकाल लिया। अब वो उस ब्लड को क्या करता है, उस ब्लड की टेस्टिंग करती है, और उस ब्लड की जो प्रॉपर्टीज होती है, मान लो उसमें आया, मान लो कि जो भी कमी है, जैसे मान लो TLC RBC जो भी आया डेटा, जो भी उसमें कमी आ रही है, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज आई, उस ब्लड की जो प्रॉपर्टीज थी वो बोलेगा उस ब्लड में, मान लो उसमें था मलेरिया था उस ब्लड के अकॉर्डिंग, तो उस ब्लड के अकॉर्डिंग अगर मलेरिया था तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा, आपको मलेरिया है, यही होता है ना। ठीक है,
अब बताओ, तो उस ब्लड की जो प्रॉपर्टी थी वही प्रॉपर्टी आपके पूरे बॉडी के ब्लड की है कि नहीं है? कभी ऐसा हुआ कि मान लो आपका पूरा ब्लड निकाल लिया क्योंकि उसने तो इतना सा ब्लड टेस्ट किया, मान लो हमारे बाकी ब्लड सही हो, ऐसा तो होता नहीं है। समझ में आया? चलो दूसरा एग्जांपल की बात करूँ मैं, जैसे आप कभी मान लो मिठाई की दुकान पे जाते हो, ठीक है, घर वालों ने 500 रुपये दिए, आपको बोला जाकर मिठाई ले आओ 1 किलो। अब आप जाते हो, आपको मिठाई के बारे में कुछ आइडिया नहीं, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, देखते हो कौन सी मिठाई दिखने में अच्छी लग रही है। आपको जो मिठाई दिखने में अच्छी लगी, आप क्या करते हो, अब आपको उसका टेस्ट वगैरह तो पता है नहीं, तो आप क्या करते हो, उसको बोलते हो भैया एक थोड़ा सा एक पीस दिखा दो मुझे, मतलब चेक करवा दो। तो वो क्या करता है, आपको एक पीस देता है और आप उसको खा के देखते हो, अगर अच्छा लगा तो आप बोलते हो 1 किलो मिठाई पैक कर दो। कभी ऐसा हुआ कि 1 किलो मिठाई पैक कराने पहले 1 किलो मिठाई खा ली हो, फिर आप उसके बाद उसको बोलोगे हमें पैक करो? ऐसा तो नहीं होता है। आप क्या करते हो, उसका एक छोटा सा सैंपल टेस्ट कर लेते हो। समझ में आया? आपने उसका एक छोटा सा सैंपल टेस्ट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने बोला जो उस सैंपल की प्रॉपर्टी है, जो उस मिठाई के टुकड़े की प्रॉपर्टी थी, वही पूरी जो उसने मिठाई रखी है उसकी प्रॉपर्टी हो जाएंगी। समझ में आया? यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल भी क्या है, एक सॉलिड में से हमने सबसे छोटा हिस्सा निकाल लिया। जैसे मान लो ये था, इसमें से मैंने सबसे छोटा हिस्सा निकाला और उस छोटे से हिस्से को मैंने कई बार इनफाइनाइटली, समझ में आया? जैसे मान लो ये बोर्ड है या फिर मान लो ये है डस्टर, मैंने इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाला, उस छोटे से टुकड़े की जो प्रॉपर्टीज होंगी वही इस पूरे डस्टर की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। समझ में आया? दूसरी चीज़, उस छोटे के से टुकड़े को अगर मैं बार बार रिपीट करता जाऊँ, मतलब जैसे एक छोटा सा टुकड़ा है उसको मैं रखता जाऊँ और कैसे 3D में, अगर मैं उसको 3D में रिपीट कर दूँ तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा डस्टर बन जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। समझ में आया? और जो उस यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज होंगी वही इस सॉलिड की प्रॉपर्टीज होंगी। तो यूनिट सेल क्या हमारा, यूनिट सेल सबसे छोटा हिस्सा, समझ में आया? किसी भी सॉलिड का सबसे छोटा हिस्सा, और उस जो छोटे हिस्से की जो प्रॉपर्टीज होंगी वही की पूरी किसकी होंगी, सॉलिड की प्रॉपर्टीज होंगी। दूसरी चीज़, उस छोटे से हिस्से को अगर मैं 3D में बार बार रिपीट करूँ इनफाइनाइटली टाइम्स, तो उससे क्या बन जाएगा, हमारा कंप्लीट सॉलिड बन जाएगा। समझ में आया? जैसा अगर मैं बात करूँ वॉल की, तो वॉल में एक जो ईंट होती है, एक ब्रिक, वो किसका काम करती है, यूनिट सेल का, क्योंकि आप ईंट्स को कई बार रिपीट कर देते हो तो आपका क्या बन जाता है, वॉल बन जाता है। समझ में आया? तो आप लिखो, इसमें डेफिनेशन लिखो, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल विच ऑन smallest repeating unit of any crystal which on repetition again and again, which on repetition again and again generates the, which on repetition again and again generates the whole lattice, generates the whole lattice is known as unit cell, is known as unit cell, full stop. Unit cell has same properties, unit cell has same properties as entire lattice, unit cell has same properties as entire lattice, and there are infinite unit cell, and there are infinite unit cell in any crystal, and there are infinite unit cell in any crystal. जैसे मैंने बोला था आपका ब्लड टेस्ट का, तो ब्लड ग्रुप चेक करा तो एक ड्रॉप ब्लड निकालता है, ऐसे ही कई सारे ड्रॉप्स को अगर मैं रिपीट करूं तो कई बार इनफाइनाइट टाइम्स बाद रिपीट करूं तो हमारा पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ब्लड बन जाएगा बॉडी का। समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल इज नोन एज यूनिट सेल, और जिसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, जो इंटायर क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होती है वही यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक क्रिस्टल के अंदर कितने यूनिट सेल होते हैं, इनफाइनाइट यूनिट सेल होते हैं। अब आप अगली हेडलाइन से लिखना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहला जो यूनिट सेल है आपका, जो पहला यूनिट सेल है वो है प्रिमिटिव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव और इसी को बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। अब जान दो, इस चैप्टर में जो हमारा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है आपको एक क्यूब की स्टडी करनी है। क्यूब की, ध्यान समझना, क्यूब मतलब एक रूम की समझ लो आप। जैसे मान लो इस रूम में मैं खड़ा हूँ, इस रूम की मुझे स्टडी करनी है, बस पूरे चैप्टर में इसमें हमें केवल इस रूम की स्टडी करनी है। और एक और आएगा जो एडवांस के लिए होगा, उसमें हमें थोड़ा सा अलग पढ़ना है, वो छोटा सा वो भी पोर्शन होगा, उसको भी मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस रूम में मैं खड़ा हूँ, ये देखो रूम आपको किस टाइप का दिख रहा है। जैसे मान लो इस रूम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे ये रूम एक क्यूब टाइप का दिख रहा है। आपका मान लो क्यूब या क्यूबॉइड टाइप का होगा, जनरली रूम क्यूब या क्यूबॉइड टाइप के मिलेंगे। आप एक इमेजिनेशन कर लो, आप एक क्यूब में बैठे हो, इसमें एक क्यूब टाइप का रूम है, समझ में आया। तो हमें उस क्यूब की स्टडी करनी है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अब चलो, मैं इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन पूरा बताओगे आप। बस मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा और आपको आता होगा, बस आपको मुझे समझाना है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या आएगा, लेकिन आपको सब कुछ आता है पहले से। चलो हम देखते हैं। मुझे अगर इस क्यूब की स्टडी करनी है, एक क्यूब की, तो सबसे पहले मैं बात करूं, बताओ क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं। एक क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने होते हैं? 8, सबको पता है। एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा नीचे वाला, चौथा ये नीचे वाला, 4 तो हो गए, 5वां वो, 6वां वो वाला हो गया, 7वां नीचे वाला, 8वां वो नीचे वाला। 8 कॉर्नर्स होते हैं, समझ में आया? क्लियर है? चलो दूसरा पॉइंट, पहला हमने समझ लिया, एक रूम के अंदर या एक क्यूब के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं। मैं क्यूब की जगह रूम बोलूँगा, ठीक है? तो आप समझ लेना क्यूब का मतलब या रूम का मतलब क्यूब ही है। चलो दूसरी चीज़ बताओ, एक क्यूब के अंदर या एक रूम के अंदर कितने फेस होते हैं? कितने फेस होते हैं बताओ जल्दी, कितने होते हैं? 6, समझ में आया ना? एक ये वाली वॉल पूरी, ठीक है, दूसरी सामने वाली वॉल, तीसरी ये साइड वाली, चौथी ये साइड वाली। 4 तो वॉल हो गई, 1 2 3 4, एक छत है और एक फ्लोर है, समझ में आया? तो कितने हो गए, कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। तो एक रूम के अंदर 8 कॉर्नर्स हो गए और 6 क्या हो गए? फेस हो गए। अब बताओ इस फेस का सेंटर कहाँ होगा? ये मान लो हमारा पूरा फेस है, इसका सेंटर कहाँ होगा? कहीं मान लो यहाँ कहीं। छत का फेस सेंटर कहाँ होगा? कहीं ऊपर। फ्लोर का कहाँ होगा? कहीं नीचे। इस वाली वॉल का कहीं बीच में। तो जितने फेस हैं हमारे उतने ही क्या होंगे? फेस सेंटर। तो फेसेस कितने हैं? 6, तो फेस सेंटर भी कितने हो जाएंगे? 6। कॉर्नर कितने हो गए? 8। चलो एजेस कितनी है? एजेस बताओ, एक रूम के अंदर कितनी एज होती हैं? जल्दी काउंट करो, ये सबको आता है यार। कितनी होती हैं? 12। समझाऊं? चलो ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको ऊपर वाली, जो छत को और इस वाले वॉल को जोड़ रही है, एक लाइन है, एक लाइन वो दिख रही, एक लाइन नीचे और एक लाइन ये वाली। समझ में आया? क्लियर है? 4 लाइन हो गई, ऐसी 4 लाइन पीछे, 1 2 3 4, 8 लाइन हो गई। और एक लाइन वो उसको जोड़ रही है, उस वाले कॉर्नर को, एक लाइन नीचे वाले कॉर्नर्स को जोड़ रही है, एक लाइन ये ऊपर वाले कॉर्नर्स को और एक लाइन ये नीचे वाले कॉर्नर्स को। तो टोटल कितनी एजेज हो गई? 12। समझ में आया? कितनी एज हो गई? 12 हो गई। अब बताओ इस एज के कितने सेंटर्स होंगे? जैसे मान लो ये वाली एज है, इसका सेंटर कहीं ये बीच में होगा, समझ में आया? ये वाली एज है, ये वाली सामने वाली, इसका सेंटर कहीं यहाँ बीच में होगा, उस वाली एज का भी सेंटर कहीं बीच में होगा। क्लियर है? समझ में आया? तो हर एज के पास एक सेंटर होगा और हमारे पास एजेस कितनी है? 12।
तो सेंटर भी कितने हो गए 12। तो एज सेंटर कितने हो गए 12। चलो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमारे एक रूम के अंदर 8 कॉर्नर्स हैं, 6 फेस हैं, 6 ही फेस सेंटर हैं, 12 एजेस हैं और 12 हमारे पास क्या है एज सेंटर्स हैं। अच्छा, इस रूम को मैं एक बॉडी मान के चल रहा हूँ, इस रूम को एक मैं पूरा बॉडी मान रहा हूँ। तो इस रूम का सेंटर कहाँ होगा? इस रूम का सेंटर कहीं मान लो यहाँ कहीं बीच में होगा, इस रूम का सेंटर कहीं बीच में होगा। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ बॉडी सेंटर, इसको मैं क्या बोलता हूँ बॉडी सेंटर। समझ में आया? तो अभी हमारा इतना काम का इन्फॉर्मेशन था तो मैंने अभी इतना बताया और ये आपको सबको आता होगा। चलो, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? अगर मैंने एटम्स, अगर मैंने जो एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स कहाँ पे रखे हैं? केवल और केवल कॉर्नर्स पर, केवल और केवल कॉर्नर्स पर। तो किसी भी यूनिट सेल के अगर मैंने एटम्स कहाँ रख दिए? केवल और केवल कॉर्नर्स पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें एटम्स कहाँ होंगे? एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। समझ में आया? जो भी यूनिट सेल होगी उसके कहाँ होंगे? केवल और केवल कहाँ पे होंगे एटम्स? कॉर्नर्स पर। समझ में आया? उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल। दूसरी जो टाइप की हमारी यूनिट सेल है वो होती है नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, और इसी को हम बोलते हैं सेंटर्ड। सेंटर्ड यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल जहाँ पे एटम्स कहाँ होंगे? केवल और केवल कॉर्नर्स पर। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या होगा? एटम्स कॉर्नर पर तो होंगे ही, जितने भी कॉर्नर्स हैं हर एक कॉर्नर्स पर एटम होगा, साथ में किसी ना किसी फेस सेंटर पर भी या किसी ना किसी सेंटर्स पे भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स as well as any face center, as well as any face center। चलो, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एनी फेस सेंटर। जैसे अगर मैं बात करूं, इस रूम के हर एक कॉर्नर पर एटम हो गए, तो कितने एटम हो गए? 8 तो कॉर्नर्स पर हो गए। और मान लो जो ये फेस है, ये फेस है, इसके सेंटर पे भी एक एटम है। समझ में? उस फेस के भी सेंटर पे एटम है, उस फेस के भी सेंटर पे एटम है, हर एक फेस के सेंटर पर एटम है। समझ में आया? तो एटम्स कहाँ कहाँ है? कॉर्नर्स पर है और फेस के सेंटर पर है। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे यूनिट सेल को क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जैसे इसमें जो हमें पढ़नी है वो हमारी 3 है। एक है फेस सेंटर्ड, यूनिट सेल, दूसरी है एज सेंटर्ड यूनिट सेल, और तीसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ध्यान दो, इनमें डिफरेंस क्या है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा? एटम्स कहाँ कहाँ होंगे? एटम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पर प्लस फेस सेंटर्स पर। एटम्स कहाँ होंगे? कॉर्नर पर प्लस फेस सेंटर पर। इसमें कहाँ होंगे एटम्स? कॉर्नर पर प्लस एज सेंटर पर। इसमें एटम्स कहाँ होंगे? कॉर्नर पर प्लस बॉडी सेंटर पर। समझ में आया? तो इस टाइप के हम यूनिट सेलों का क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। एटम कहाँ कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, साथ में कोई ना कोई कोई ना कोई सेंटर्स पे भी होंगे। क्लियर हुआ? चलो आप लोग नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करो। चलो, अब अगली जो हेडिंग है
जल्दी से हो गया नोट। चलो अगली जो हेडिंग है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस। हेडिंग डाल लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस। कितने टाइप के लैटिस होते हैं? तो पहला है हमारा 1D लैटिस। 1D मतलब वन डायमेंशनल लैटिस। और ये क्या होगा? अलोंग अ लाइन। वन डायमेंशन मतलब एक लाइन, तो मैं बोल सकता हूँ 1D लैटिस अलोंग अ लाइन। ठीक है, पहला हमारा 1D लैटिस। अब 1D लैटिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? 1D मतलब एक लाइन। और एक लाइन कैसे बनती है? अगर आप एटम्स को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखते चले जाओ, जैसे लाइन देखा होगा आपने, लाइन कैसे होती है, ये मान लो जैसे ये क्या है हमारा 1D लैटिस। अब इसमें क्या होंगे? छोटे 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 क्या होंगे? अगर मैं बहुत ऐसे बना दूँ, ठीक है, ये सब क्या हमारा, मैंने पॉइंट्स को क्या कर दिया, एक लाइन में अरेंज कर दिया, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा? 1D लैटिस। अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? बस हमें एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, इनके बीच की कितनी डिस्टेंस है। समझ में आया? तो 1D लैटिस में क्या चाहिए होता है? एंगल तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि एंगल तो हम हमेशा क्या रखेंगे? 0 डिग्री। समझ में आया? तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा 1D लैटिस में क्या पैरामीटर्स चाहिए? तो ओनली एक पैरामीटर चाहिए, वो क्या चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो लिखो आप 1D लैटिस में ओनली वन पैरामीटर, only one parameter that is distance between two points. Only one parameter that is distance between 2 points is required. Only one parameter that is distance between 2 points is required. चलो, जैसे अगर मैं बात करूँ, मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट ए, तीसरा पॉइंट ए, चौथा पॉइंट ए, पांचवा पॉइंट ए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? इनके बीच की में क्या चाहिए? किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की क्या चाहिए हमें? डिस्टेंस। समझ में आया? तो हमारा इससे क्या बन जाएगा? 1D लैटिस अलोंग अ लाइन। क्लियर हुआ 1D लैटिस? चलो दूसरा आ रहे हैं हम 2D लैटिस, 2 डायमेंशनल लैटिस। 2 डायमेंशनल लैटिस। 2D लैटिस जैसे मैं बोलूँ अलोंग अ प्लेन, ये क्या होगा? अलोंग अ प्लेन। समझ में आया? जैसे मैं बोर्ड की बात करूँ, ये बोर्ड हमारा कैसा है? 2D। 2D में क्या क्या होता है? दो तो लेंथ होती है, जैसे इसकी एक लेंथ हो गई, दो डिस्टेंस, एक लेंथ हो गई और एक विड्थ हो गई। ठीक है, लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। तो दो तो हमें चाहिए डिस्टेंस, और एक चाहिए एंगल। एंगल मान लो यहाँ पे 90 है, जैसे मान लो ये बना लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना था? 90। अगर मान लो ऐसे कर दिया मैंने, तो अब क्या एंगल 90 है? नहीं है। तो हमें क्या चाहिए? दो तो डिस्टेंस चाहिए और एक एंगल चाहिए। समझ में आया? एक प्लेन के लिए क्या चाहिए? दो तो डिस्टेंस चाहिए और एक एंगल चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 3 पैरामीटर्स। तो लिखो 3 पैरामीटर्स दैट इज 2 distances, and angle between them is required. ठीक है, चलो तो जैसे मैं बोलूं दो डिस्टेंस हो गई
एक तो ये हो गई, x, एक ये डिस्टेंस हो गई बाई, और इनके बीच में एंगल ये हो गया थीटा। ठीक है, तो हमें कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट है? दो तो डिस्टेंस और एक एंगल। समझ में आया? तो अब चलो आप लिखो इसमें, ये बना लो। अब लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए या बी, मान लो जो भी है, मैं इसको ए और बी मान लेता हूँ डिस्टेंस को। इसको ये डिस्टेंस को बोल दिया मैंने ए है, और इस डिस्टेंस को बोल दिया मैंने बी है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी एंड वैल्यूज ऑफ थीटा, 5 different types of unit cell are possible. 5 different types of unit cell are possible in 2D. 5 different types of unit cell are possible in 2D. तो मैंने क्या बोला कि हमें 3 पैरामीटर्स चाहिए, 2 तो चाहिए डिस्टेंस और 1 चाहिए एंगल, और इसी बेसिस पर हम कितने यूनिट सेल बना सकते हैं इसमें 2D में? 5। चलो हम देखते हैं कौन कौन से 5 हैं। चलो, तो मैंने पहले 2D में पॉइंट्स डिफाइन कर लिए, उन पॉइंट्स को जोड़ दूंगा मैं, क्या बन जाएगा हमारा यूनिट सेल। चलो, अब मैं इनके बीच में पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप, इस वाली लाइन को आप ध्यान से बनाना, तो वापस वैसे ही आ जाओ। चलो देखता हूँ। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स बना दिए। अब देखो कौन कौन से आएंगे हमारे, कौन कौन से हमारे यूनिट सेल पॉसिबल हैं। तो सबसे पहला यूनिट सेल देखो, ये वाला, ये हमारा क्या बन गया? क्यूब। ये कौन सा है? क्यूब। क्यूब में क्या होता है? दोनों लेंथ इक्वल, मतलब ए इज इक्वल टू बी, और सारे एंगल कितने हैं? 90। तो अल्फा या थीटा जो भी है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता हूँ? 90 डिग्री। समझ में आया? क्यूब बन गया। चलो अब देखो, इसको ध्यान से देखो, यहां पे क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। इसमें क्या हुआ? ये लेंथ और ये लेंथ अलग अलग है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, लेकिन एंगल अभी भी कितने हैं? सारे 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता हूँ? 90 डिग्री। समझ में आया? ए नॉट इक्वल टू बी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। चलो थर्ड आता हूँ। थर्ड, ये क्या है हमारा? पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये लेंथ और ये लेंथ जरूरी नहीं सेम ही हो, ए नॉट इक्वल टू बी, और थीटा भी क्या है? 90 डिग्री नहीं, तो यहाँ पे हो सकता हूँ
ए नॉट इक्वल टू बी, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया? चलो फोर्थ आ रहे हैं हम। ये इसको हम बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस, यहाँ पे देखो लेंथ तो इक्वल हो गई लेकिन थीटा अभी भी 90 नहीं है, तो यहाँ पे हो सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री कॉमा 60 डिग्री। ना तो 90 डिग्री होगा ना ही 60 डिग्री होगा। क्लियर है? चलो अगले लास्ट यूनिट सेल पे आ रहे हैं। हमारे चार तो बना दिए मैंने, क्यूब, क्यूबॉइड, पैरेललोग्राम और रोम्बस। अगला जो लास्ट है वो ध्यान से देखो आप, लास्ट वाला बना रहा हूँ। ये लास्ट वाला, ये क्या बना? हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन। इसमें क्या है, ये लेंथ सारी कैसी होंगी? इक्वल होंगी। ए इज इक्वल टू बी, और एंगल कितना होगा? एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो थीटा क्या हो सकता हूँ? थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। समझ में आया? क्लियर है? तो हमारे पास 5 टाइप की यूनिट सेल हो गई। दूसरी चीज़ ध्यान रखना, आपके दिमाग में आवा सर ट्रायंगल भी तो बना सकते थे, जैसे मान लो इन तीन को मिला दिया मैंने, इन तीन को ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, यूनिट सेल मतलब क्या, जिसको आप रिपीट करो इन्फानाइट टाइम्स बाद। अब जैसे अगर मान लो मैं सॉलिड बनाना, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, 3 से बन जाएगा, इन 3 से ही बना लिया मैंने। दूसरा ट्रायंगल ऐसे बनेगा, फिर समझ में आया? तीसरा ट्रायंगल फिर से ऐसे बन जाएगा। लेकिन जो ये स्पेस है, इस स्पेस को फिल करने के लिए मुझे एक दूसरा उल्टा ट्रायंगल रखना पड़ेगा ऐसे, तभी तो स्पेस फिल होगा। समझ में आया? और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, तो एक ट्रायंगल सीधा और दूसरा ट्रायंगल उल्टा। समझ में आया? ऐसे रखना पड़ेगा। और मैंने क्या बोला था, आप जैसे इसको रखोगे तो आप इसको कैसे भी रखो, ऊपर, साइड में, आगे, पीछे, कैसे भी रखो, ठीक है, राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, कहीं भी जाओगे आप, तो इसी को आपको रखना पड़ेगा और सॉलिड बन जाएगा। सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें। लेकिन इस वाले केस में आपको एक तो सीधा रखना पड़ेगा और दूसरा उल्टा रखना पड़ेगा। समझ में आया? मतलब आप एक ही पैटर्न में अगर रिपीट करोगे तो आपका जो सॉलिड है वो नहीं बन पाएगा। क्लियर है? समझ में आया? उसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो अब वो छोड़ो, हमारे कौन कौन से में वो देख लेंगे। तो 2D लैटिस में कितने बने? 5। कौन कौन सा है? क्यूब, क्यूबॉइड, पैरेललोग्राम, रोम्बस और हेक्सागन। चलो अब हम आ रहे हैं 3D लैटिस पर। किस पे आ रहे हैं? 3D लैटिस पर। चलो थर्ड है हमारा 3 डायमेंशनल लैटिस। और 3 डायमेंशनल लैटिस मतलब क्या होगा? किसमें? इन स्पेस, इन स्पेस। समझ में आया? अब कोई भी चीज़ ले लो, जैसे मैंने एक क्यूब लिया, क्यूब क्या होगा हमारा? 2D या 3D? क्यूब कैसा होगा? 3D। से मान लो ये डस्टर है, ये डस्टर कैसा है? 2D है या फिर 3D है? ये कैसा है? 3D है। तो 3D को डिफाइन करने के लिए, 3 डायमेंशनल लैटिस को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? जैसे इस रूम को डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए? 3 तो लेंथ चाहिए, एक एक्स एक्सिस वाली, एक वाई एक्सिस वाली और एक जेड एक्सिस वाली। समझ में आया? 3 तो लेंथ चाहिए और 3 ही एंगल चाहिए। समझ में आया? तो कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 6 पैरामीटर्स की। तो पहले आप लिखो, अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज 3D लैटिस। अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज 3D लैटिस। एंड फॉर 3D लैटिस 6 पैरामीटर्स, and for 3D lattice 6 parameters, that is 3 distances, and 3 angles are required. That is 3 distances and 3 angles are required. जैसे मान लो यहाँ ध्यान दो,
ये तो 3 तो डिस्टेंस हो गई ए बी सी। जैसे मान लो इसको मैंने मान लिया क्या है ए, इस डिस्टेंस को ए मान लिया, इस डिस्टेंस को मैंने बी मान लिया और इस डिस्टेंस को मैंने सी मान लिया। तो 3 डिस्टेंसेस और 3 एंगल्स, जैसे इसको मान लिया मैंने अल्फ़ा, इस वाले एंगल को मान लिया बीटा और इस वाले एंगल को मान लिया गामा। तो 3 एंगल्स और 3 डिस्टेंस आर रिक्वायर्ड। तो बना लो जल्दी से, अल्फ़ा बीटा गामा और ए बी सी 3 डिस्टेंस हो गई और 3 ही क्या हो गए एंगल्स हो गए। क्लियर है? चलो अब कितने टाइप के हमारे यूनिट सेल पॉसिबल है 3D में। अगर मैं ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा को देखूं, इनके बीच के रिलेशन को, तो लिखो आप ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए बी सी, ए कॉमा बी कॉमा सी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी कॉमा सी एंड वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, on the basis of relation between A, B, C and values of alpha, beta, gamma, there are 7 types of unit cells. There are 7 types of unit cell are possible. There are 7 types of unit cell are possible in 3D. चलो ठीक है। अब ये 3D में जो हमारे 7 टाइप्स के यूनिट सेल पॉसिबल हैं वो कौन कौन से वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ और ये टेबल आप रट लेना जो भी हो। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे लिख रहा हूँ रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी कॉमा सी। यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे रिलेशन यहाँ भी लिख रहा हूँ रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा। यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, चलो 4 कॉलम हो गए। इसमें पहला जो हमारा होगा, मैं अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे वैसे याद कर लेना। 7 है हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सात। मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रिक है वो है CTOH RMT। बस ये लाइन याद रख लो, CTOH RMT। अच्छा, इस वाली जो हम पोर्शन पढ़ रहे हैं 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन 3D, इससे नीट में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट इस टेबल को रट लेना जैसे भी आपको लगे। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, पहले समझ लो। C मतलब मैं लिख रहा हूँ क्यूबिक, T मतलब टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, H मतलब हेक्सागोनल, M मतलब है मोनोक्लिनिक और T मतलब है ट्राइक्लिनिक और R का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल,
मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब क्यूब के बारे में तो आपको आइडिया हो गई। क्यूब में क्या होता है, सारी लेंथ इक्वल होती हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्यूब में क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सारे एंगल्स भी कितने होते हैं, 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पहले तो हम ये याद करते हैं, बाद में देखें कितने टाइप्स के यूनिट सेल बनेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में, पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से बनेंगे। सिंपल तो सभी में बनेगा एक, प्रिमिटिव तो सबका कॉमन होगा। बाद में नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से बन सकते हैं तो वो भी मैं बाद में बता रहा हूँ। इसमें क्या करो आप, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। लेंथ तो सभी में इन तीनों में सेम रहेंगी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। देखो ना ध्यान से, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसमें भी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसमें भी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे सारे एंगल, तीनों के तीनों एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया। यहाँ पे क्या होंगे, दो एंगल्स तो 90 होंगे, तीसरा एंगल 90 नहीं होगा। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ यहाँ पे तो सेम था, अल्फा सारे एंगल्स यहाँ भी 90 है, लेंस में था उल्टा। यहाँ पे देखो तीनों लेंस इक्वल, तीनों एंगल 90 है। यहाँ पे दो लेंस इक्वल होंगी, तीसरी लेंथ इक्वल नहीं होगी, ये हमारा क्या होगा, क्यूबॉइड। और यहाँ पे तीनों लेंस इक्वल नहीं होंगे, ना तो ए इज इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। सारे एंगल अभी भी कितने होंगे, 90 डिग्री। क्लियर है। इसके अगर आपको डायग्राम्स देखने हैं तो आप एनसीईआरटी में पहला ही जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसमें आप डायग्राम देखना, इसके 3D डायग्राम बने हुए हैं। बोर्ड पे 3D डायग्राम बनाना इतना आसान है नहीं, इसलिए मैंने एनसीईआरटी आप लोग निकालना, उसमें आपके सारे 7 टाइप्स जो यूनिट सेल हैं सबके 3D डायग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो, तो ये तो हमने समझ लिया। अब आ रहे हैं हम हेक्सागोनल पर। तो हेक्सागोनल आपको स्ट्रक्चर देखो बता दे रहा हूँ। होता क्या है, एक दो हेक्सागन होते हैं, दो रेगुलर हेक्सागन नहीं है, अगर आप मैं उनको ऐसे जोड़ दूं, दो रेगुलर हेक्सागन्स को ऐसे, तो क्या बन जाएगा, हेक्सागोनल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ध्यान से देखो आप, इसको मान लो मैंने कोई भी किसी दो को ले लो आप, ये मान लिया मैंने, एक ये और एक ये है, तो ये दोनों लेंस क्या होंगे, इक्वल, ए और बी। तो यहाँ से बोल सकता हूँ ए इज इक्वल टू बी, और तीसरी लेंथ हो जाएगी ये वाली, तो सी के इक्वल तो नहीं होगी, तो ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। चलो अब ध्यान दो, ए और बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो एक एंगल तो मान लिया मैंने, अल्फा मान लिया 120 डिग्री है। अब ध्यान से देखना, ये कुछ इस टाइप से है, ये जो मैं बना रहा हूँ ए और बी और सी इस टाइप से था, ध्यान से देखो, ए बी सी ऐसे था। बस इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 120। आप इमेजिनेशन कर सकते हो ना इसका, एक हेक्सागोनल लिया, दूसरी हेक्सागोनल लिया, उनको आपने ऐसे जोड़ दिया। अब ए और बी के बीच में एंगल कितना था, 120। ए और सी के बीच में, इसको मैंने क्या बोला, सी, ये जो नीचे वाली लेंथ है, ए और सी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बी और सी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो बाकी दो एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, मान लो बीटा इज इक्वल टू गामा कितने हो जाएंगे, सॉरी 90 डिग्री। समझ में आया हेक्सागोनल। तो देखो यहाँ पे ट्रिक क्या थी, सारे एंगल्स 90 90 90 इक्वल हैं, यहाँ पे तीनों लेंस इक्वल हैं, एक कट लगाते जाओ। क्लियर हुआ बेटा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऐसे मान लो ना दे दो रोम्बो ऑर्थोरोम्बिक, ये 3 ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही है। ये तीनों ऑप्शन दे दिए नीट में, ये वाला ये वाला ये वाला, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको डायरेक्ट अगर याद है तो आप ये वाला टिक लगा दोगे, नहीं आप गड़बड़ कर लोगे। तो अब हेक्सागोनल समझ में आया। तो हेक्सागोनल में क्या होगा, दो तो लेंस इक्वल हैं, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। दो एंगल इक्वल है, मान लो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दो एंगल्स को मैंने मान लिया क्या है, इक्वल, कितना मान लिया, 90 डिग्री। और एक एंगल क्या है, गामा मान लिया, वो कितना है, 120 डिग्री। समझ में आया। चलो अब आ रहे हैं रोम्बोहेड्रल पर।
तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C लिख रहा हूँ पहले तो मैं, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। देखो पहले यहाँ से हमने रिपीट किया ऐसे, ये तो यहाँ तक तो याद हो जाएगा। CTOH C क्यूबिकल, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। चलो अब आ रहा है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ पे तक तो आपको याद हो गया। यहाँ पे क्या किया था आपने, लेंस को आपने कट किया था, पहले तीनों लेंस इक्वल, फिर एक कट किया, फिर दोनों कट किया, तो यहाँ पे सेम रखा था। जहाँ पे क्लिनिक वर्ड आएगा, जैसे इसमें देखो क्लिनिक आ रहा है और इसमें भी ट्राई क्लिनिक आ रहा है। क्लिनिक में एंगल्स कोई भी इक्वल नहीं होंगे, सॉरी लेंस एक भी इक्वल नहीं, उल्टा बोल दिया, लेंस एक भी इक्वल नहीं होंगे। तो अल्फा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसमें भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेंस तो एक भी इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक जिसमें क्लिनिक आ रहा है मतलब उसमें ना तो एक भी लेंस इक्वल नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इसमें भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसमें देखो ये वाला आपको बस याद करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, तीनों इक्वल थे अल्फा बीटा गामा, लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होंगे, दो इक्वल होंगे या तीसरा नहीं होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा कर दूँ 90 डिग्री और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्या हो जाएगा, अभी दो है देखो, इसमें तीनों एंगल इक्वल थे नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे इसमें देखो तीनों चीज़ें इक्वल थी, इसमें हमने लेंथ को कट किया था, इसमें मैं एंगल्स को कट कर रहा हूँ। तो पहले तीनों इक्वल, अब दो इक्वल, अब तीनों इक्वल नहीं होंगे। समझ में आया, अभी तीनों इक्वल थे, फिर दो इक्वल हुए, अब एक भी इक्वल नहीं होगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आया। तो यहाँ पे ना तो अल्फा बीटा गामा कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, क्लियर है, ना तो वो इक्वल होंगे। अब इनके जो 3D डायग्राम्स है वो मैंने क्या बोला आपको, किस में मिल जाएंगे, NCERT में बने हुए मिल जाएंगे। चलो अगला, पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो इसमें जो हमारा पहला है क्यूब में हमारे कितने पॉसिबल टाइप होंगे, वो होंगे 3 टाइप्स पॉसिबल होंगे। कौन कौन से, एक तो प्रीमिटिव मतलब सिंपल, वही बात है। तो पहला तो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में प्रीमिटिव होगा, दूसरा हमारा फेस सेंटर होगा, शॉर्ट में फेस सेंटर्ड वाला होगा, और तीसरा होगा बॉडी सेंटर। 3 टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल हैं, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव तो सब में रहेगा। टेट्रागोनल में आपके 2 टाइप के पॉसिबल हैं, एक है आपका प्रीमिटिव और दूसरा है बॉडी सेंटर्ड, BC शॉर्ट में बॉडी सेंटर्ड, FC मतलब फेस सेंटर्ड। चलो इसमें आपके 4 टाइप पॉसिबल हैं। कौन कौन से, प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, और तीसरा कौन सा था, रह गया था एज सेंटर। क्लियर है। चलो इसमें आपका एक ही टाइप होगा, वो कौन सा होगा, प्रीमिटिव। हेक्सागोनल में, रोम्बोहेड्रल में भी एक ही होगा। इसमें तो मोनोक्लिनिक में 2 टाइप पॉसिबल हैं, एक प्रीमिटिव और दूसरा हो जाएगा एज सेंटर्ड, और इसमें एक ही होगा, कौन सा, प्रीमिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पॉसिबल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हो गए। क्यूबिक में 3 टाइप पॉसिबल हैं, प्रीमिटिव, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। टेट्रागोनल में 2 टाइप हैं, प्रीमिटिव और सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। रोम्बो और ऑर्थोरोम्बिक में 4 टाइप पॉसिबल हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एज सेंटर। हेक्सागोनल में एक ही होगा, सिंपल। रोम्बोहेड्रल में भी एक ही होगा, सिंपल। मोनोक्लिनिक में 2 होंगे, सिंपल और एज सेंटर। और ट्राई क्लिनिक में भी एक ही होगा, कौन सा, प्रीमिटिव। अब इनको मैं काउंट कर दूँ, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 और 1 10, 11, 12, 13, 14। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास। अगर आपको दिख नहीं रहा हो बोर्ड पर तो आप यहाँ पे मैं लिख दूँ कितने हो जाएंगे टोटल, 14। टोटल कितने हो गए, 14। और ये जो हमारे 14 टाइप्स के यूनिट सेल पॉसिबल हुए टोटल किसमें, 3D में, इनको बोलते हैं 14 ब्रेवियस यूनिट सेल्स। 14 टाइप्स के हमारे क्या हैं, ब्रेवियस यूनिट सेल्स। क्लियर है। तो आज हमने पढ़ लिया कि जनरल टर्म्स पढ़े, पहले तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो कौन कौन से थे, आयनिक सॉलिड,
कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा था। फिर हमने पढ़ा जनरल टर्म्स, उसमें हमने पढ़ा स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस के बाद पढ़ा क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। यूनिट सेल के अंदर दो टाइप थे, प्रिमिटिव मतलब एट कॉर्नर्स, और दूसरा था नॉन प्रिमिटिव मतलब सेंटर, जिसमें कॉर्नर्स के अलावा किसी न किसी सेंटर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। ठीक है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ लैटिस। तो लैटिस हमारे पास 1D लैटिस, 1 डायमेंशनल लैटिस को बोला, किसमें होगा अलोंग अ लाइन, एक ही पैरामीटर दैट इज डिस्टेंस। दूसरा पढ़ा हमने 2D लैटिस। 2D लैटिस में हमारे मतलब अलोंग अ प्लेन, जैसे ये बोर्ड है हमारा प्लेन के अकॉर्डिंग। इसमें क्या थे, कितने टाइप के पॉसिबल थे, 5। कौन कौन से, क्या रिक्वायरमेंट थी, 2 तो लेंथ और एक, 2 लेंथ, एक ए और एक ए और एक एंगल। इसमें 5 टाइप के पॉसिबल थे, क्यूबिक, क्यूब, क्यूबॉइड, रोम्बस, पैरेललोग्राम और हेक्सागन। ठीक है। फिर हमने पढ़ा 3D लैटिस। 3D में हमारे कितने पैरामीटर्स रिक्वायरमेंट थे, 6 पैरामीटर्स, 3 तो डिस्टेंस एक्स बाई जेड एक्सिस के अलोंग और 3 एंगल सबके बीच में, ए, अल्फा, बीटा, गामा। यहाँ पे हमारे 7 टाइप्स के जो मेन टाइप्स के यूनिट सेल हैं वो पॉसिबल हुए। कौन कौन से थे, मैंने बोला डायरेक्ट याद कर लेना, कोई भी आ सकता है। जैसे मान लो रोम्बोहेड्रल आया, बताओ एक ऑप्शन ए, एक ऑप्शन ए, एक ऑप्शन ए, एक ऑप्शन ए, कौन सा सही है। क्लियर है, समझ में आया। या फिर आपको ये दे दिया जाए, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो मैंने ट्रिक कैसे कैसे की, CTOHRMT 2-3 बार आप लिख लो, प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा। तो इसमें हमारे क्या हो गया, ये हमने पढ़ लिया पूरा टेबल। यहाँ पे हमारे टोटल पॉसिबल कितने हो गए, 14, सबको मैंने ऐड किया। 3 टाइप्स इसमें, 2 इसमें कितने हैं, 3 कौन कौन से हैं, ये इसमें 2 हैं, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो टोटल 14 ग्रेवियस यूनिट सेल्स हो गए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज आप लोग यहाँ तक नोट करो, रिवाइज करो, और जो भी डाउट आए आप उससे पूछो। ओके, थैंक यू।